22 अक्टूबर 2020 बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से कहा कि अगर आप इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और जज बन जाते हैं तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं। बेंच ने रिपब्लिक टीवी द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग अभियान अरेस्ट रिया यानी कि रिया को गिरफ्तार करो के संदर्भ में ये भी सवाल उठाया कि क्या जनता से पूछा जाना चाहिए कि किसी मामले में किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और फिर ये बताइए कि रिया को गिरफ्तार करो जैसी हेडिंगों में खोजी पत्रकारिता क्या है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया ट्रायल पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार 21 अक्टूबर 2020 को भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी से कहा कि जब आप इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और जज बन जाते हैं तो फिर हमारा क्या उपयोग है, हम यहाँ क्यों हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने सिर्फ पोस्टमार्टम के आधार पर स्टोरी बना दी, और अगर आपको सच्चाई जानने में इतनी ही दिलचस्पी है तो आपको सीआरपीसी देखनी चाहिए। कानून की अनदेखी कोई बहाना नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी से कहा कि आत्महत्या के मामले में रिपोर्टिंग करने के कुछ मानदंड हैं, क्या वे आपको पता हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी द्वारा ट्विटर पर चलाए गए हैशटैग कैंपेन अरेस्ट रिया की बाबत सवाल पूछा। बेंच ने रिपब्लिक चैनल की वकील मालविका त्रिवेदी से जानना चाहा कि रिपब्लिक टीवी द्वारा जनता से सवाल पूछना कि किसे गिरफ्तार किया जाए और किसे नहीं, क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। बेंच ने ये सवाल तब पूछा जब चैनल की तरफ से वकील मल्लिका त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि सुशांत मर्डर केस में चैनल ने खोजी पत्रकारिता करते हुए कई तथ्यों को उजागर किया। इससे पहले सोमवार को हुई एक मामले की सुनवाई में अदालत ने अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दे दिया था। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में रिपब्लिक टीवी की वकील मल्लिका त्रिवेदी ने इस पर कोर्ट से कहा कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला इतना सीधा क्यों नहीं है और केवल मीडिया के प्रयासों के कारण इस मामले की जांच हुई। मल्लिका त्रिवेदी ने कहा कि कोर्ट को देखना चाहिए कि मीडिया ने क्या किया और हमने जो कुछ भी किया है केस के संदर्भ में किया है। आज कुछ पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। जब जांच गलत हो रही हो तो जनता को सच जानने का अधिकार है। इस पर बेंच ने कहा कि जांच अगर सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसे देखने वाला कौन है, क्या ये आपका काम है कि जांच में जो कमियां रह गई उसे आप बताएं। बेंच ने सवाल किया कि जब किसी केस की जांच चल रही हो, मामला आत्महत्या और हत्या के बीच का हो, तब चैनल द्वारा ये कहना कि मामला हत्या का ही है, ये किस तरह की, क्या ये खोजी पत्रकारिता है। बेंच ने चैनल के वकील से कहा कि इस इन्वेस्टिगेटिव पावर सीआरपीसी के तहत पुलिस को दी गई है। त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ये नहीं कह सकती कि मीडिया को जांच में हो रही चूकों को दिखाना या बताना नहीं चाहिए और सत्य को नहीं बताना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि वो ये नहीं कह रही है कि मीडिया का गला काट दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बेंच प्रोग्राम कोड के अनुपालन के बारे में चिंतित है। हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हुआ है या नहीं और आपकी रिपोर्टिंग किसी निर्धारित मानदंड को पूरा करती है या नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं कि आपको अपनी सीमाओं को जानना चाहिए और अपनी सीमाओं के भीतर आपको सब कुछ करने की अनुमति है। बेंच ने कहा कि आप क्रॉस ओवर न करें। बुधवार को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की बेंच ने सुशांत की मौत की रिपोर्ट के तरीके पर भी अपनी नाराजगी दिखाई। बेंच ने कहा कि आत्महत्या की रिपोर्टिंग के कुछ दिशा निर्देश हैं, ये सनसनीखेज सुर्खियों में नहीं आनी चाहिए। क्या आपके पास मृतकों के लिए सम्मान नहीं है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर टाइम्स नाउ चैनल की ओर से पेश वकील कुणाल टंडन ने बेंच से दरखास्त की कि वो सहारा मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिकल्पित मीडिया के लिए स्वनियमन मॉडल से छेड़छाड़ न करें। वहां कुछ मुद्दों के साथ एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। विचार लोकप्रिय हो सकते हैं, अलोकप्रिय भी हो सकते हैं। एक समाचार को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और एक उदार व्यक्ति इसे समग्रता से देखेगा। जब जी न्यूज के वकील ने बेंच को बताया कि अगर कोई रिपोर्टिंग से नाराज है तो उसके लिए कानून में उपचार मौजूद हैं, तो इस पर बेंच ने कहा कि इस तरह के उपाय क्या ये स्वनियामक निकायों, सरकार या अदालतों के पास हैं? सभी के सभी लोग नुकसान होने के बाद ही सीन में आते हैं। ये सब नुकसान हो जाने के बाद की चीजें हैं, लेकिन नुकसान होने के बाद व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? गांव या शहर या दूर की जगहों में रहने वालों को न्याय कैसे मिलता है?
बेंच ने आज तक इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज के वकीलों को भी सुना। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की बेंच 23 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी। वहीं इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को टीआरपी हेरफेर मामले के आरोप में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाने से पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सम्मन भेजने का निर्देश दिया। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की एक बेंच ने गोस्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया कि वो इस तरह का समन मिलने पर जांच में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे। बेंच ने रिपब्लिक एंड आर भारत चलाने वाली कंपनी ARG आउटलेयर मीडिया लिमिटेड और अर्नब गोस्वामी द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए कांदीवली पुलिस स्टेशन में टीआरपी घोटाले के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि अगर कोई ऐसा सम्मन जारी किया जाता है तो फिर अर्नब गोस्वामी को पुलिस के सामने पेश होना होगा और अदालत और जांच में सहयोग करना होगा। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि मामले की जांच से संबंधित दस्तावेज अदालत के देखने के लिए 5 नवंबर तक सील बंद लिफाफे में दे दिए जाएं। बेंच ने कहा कि एफआईआर में पूरी डिटेल नहीं होती, हम जांच के दस्तावेज देखना चाहते हैं और जानना चाहेंगे कि आज से लेकर सुनवाई की अगली तारीख तक क्या जांच होती है। बेंच ने याचिका पर 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे से अंतिम सुनवाई शुरू करने पर सहमति दी है। इससे पहले यानी 4 नवंबर तक मुंबई पुलिस को सील बंद कवर में इन्वेस्टिगेशन के दस्तावेज बेंच को देने होंगे। हालांकि इस सुनवाई में साल्वे ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन इस पर बेंच ने कहा कि इस समय इस तरह के आदेश को पारित करना मुश्किल है क्योंकि अभी तक गोस्वामी को अभियुक्त भी नहीं बनाया गया है। साल्वे के ये कहने पर कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि गोस्वामी केवल इसलिए विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे एक पत्रकार हैं और उन्हें गिरफ्तारी के लिए आशंका होने पर अग्रिम जमानत लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत उपाय का लाभ उठाना चाहिए। याचिका में इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए इसे सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट जांच पर रोक लगाए और पुलिस को याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोके। याचिकाकर्ता की ओर से यानी कि अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत से गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की। साल्वे ने कहा कि मुंबई पुलिस गोस्वामी को निशाना बना रही है और ऐसी आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि मामले के आरोपियों में अब तक गोस्वामी का नाम नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने टीआरपी मामले में अब तक 8 लोगों को समन जारी करके उनसे पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर बेंच ने कहा कि गोस्वामी का नाम आरोपियों में नहीं है, इसलिए वह उन्हें संरक्षण देने या पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने जैसा कोई आदेश नहीं दे सकती है। हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि मुंबई पुलिस या उसके आयुक्त परमवीर सिंह ने ऐसे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहां तक उचित थी। सिब्बल ने अदालत की इस बात से सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया कि आगे से पुलिस टीआरपी घोटाला मामले में मीडिया से बात नहीं करेगी। साल्वे ने यह कहकर अपनी दलील जारी रखी कि मुंबई पुलिस ने गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार किया है और वे गोस्वामी को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के 7 कर्मचारियों को सम्मन जारी किया है और उनमें से किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल ने भी इस पर सहमति व्यक्त की कि गोस्वामी को पहले सम्मन जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कोई वचन नहीं दे रहे हैं कि गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बेंच ने टिप्पणी की कि अगर कोई समन जारी किया जाता है तो वो गिरफ्तारी का सवाल नहीं उठता। साल्वे ने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त रिपब्लिक टीवी और गोस्वामी के खिलाफ प्रेस में बयान देकर सख्ती से पेश आ रहे हैं, हालांकि उन्हें एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है। साल्वे ने कहा कि गोस्वामी द्वारा पालघर मामले की रिपोर्टिंग विवाद की जड़ है। साल्वे ने पालघर और बांद्रा की घटनाओं पर गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ बंच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट की एफआईआर पर रोक लगाने के आदेश के बारे में भी बताया। साल्वे ने तर्क दिया कि अभी की एफआईआर महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा रिपब्लिक टीवी की पत्रकारिता की स्वतंत्रता को टारगेट करने और दबाने के लिए की गई कार्रवाई की एक नई कड़ी है। सिब्बल ने कहा कि याचिका इमैच्योर है और शुरुआती अवस्था में इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपराधिक सामग्री होने पर आपराधिक जांच में दुर्भावना की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन लोगों को वहां से ये कहते हुए भगा दिया कि वे इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे और याचिकाकर्ता बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएं।